हेलो 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 हेलो। एगो लड़का लिखता है, तुम सिर्फ एक बार मुझसे मेरा हाल पूछ ले, घर में रखी सारी दवाइयां फेंक दूंगा। एगो लिखता है, इतनी रात में बच्चे कोचिंग सेंटर में हैं? तो कहाँ रहेंगे, तो ससुर के पास? पागल है कहीं। ये इतनी रात हो गई। हाँ, गांव घर में लोग एक नींद सुतियो लिया होगा। गांव घर में चला 9 बजे तक जो है ना, लगभग लोग सूत जाता है। हाँ, यहाँ लोग 1 बजे तक सोता है। अब वहां 1 बजे एक आदमी उठ के लोग जो है ना, भैंस उस खोलने के जुगाड़ में लग जाता है। कहाँ तक हुआ? तुम लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना? अभी पीडीएफ जिसको इसको नहीं मिला है उसको उसको मिल जाएगा। किसको किसको नहीं मिला है? सबको मिल गया। वाह, सेवा एकदम। आर्ट्स एजुकेशन सेंटर आपकी सेवा में तत्पर है। ये चला जे तोरा अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये साइंस का निचोड़ है, ठीक ना? और हम तो सोचे थे कि 8 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये लगेगा 10 दिन और 1 सप्ताह और पढ़ाएंगे लगातार क्लास से, ठीक ना? संडे टू संडे कोशिश करेंगे। अब एक आध दिन बंद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे संडे टू संडे। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। और कहां तक हुआ था याद है? चैप्टर का नाम बोलो। लाइट प्रकाश होना था ना, हुआ नहीं था। हम बताते ना, हमको याद है। यहां तक हुआ था हमको, जहां तक याद है, देखो तो। आज तो एएलपी के फिजिक मेडिकल में चला, इतना ने भीड़ था ना, हमको लगता है 3,000 प्लस बच्चा आ जाए। आ जाओ इधर, शुरू कर दें। यहां तक हमको लगता है हो गया था। अरे दर्पण में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, याद है ना? क्लास अगर रेगुलर नहीं भी था तो यहां से करो, अब यहां से होना था। सही है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो आभासी सीधा और आवर्धित बनता है। इसका कुल मिला के जो बात है वो यही वाला है अवतल दर्पण में, जो आपको पता होगा। जो पीडीएफ मिला है उसी में लिखते जाइएगा। ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, और ये क्या है दोस्त मेरे? पोल, ये फोकस है, और ये क्या है? सेंटर है। ये क्या है? अनंत। अब ध्यान से देखना, अनंत पर अगर कोई वस्तु रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस पर। अनंत और सी के बीच रखेगा, सी और एफ के बीच। सी पर रहेगा, सी पर। सी और एफ के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा। एफ पर रहेगा, एफ और पी के बीच रहेगा, दर्पण के पीछे। यही ना बात है? यहां से यहां तक कैसा बनेगा? छोटा, ये बराबर, ये बड़ा। और यहां से यहां तक कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। आई कैसा बनेगा? काल्पनिक सीधा और वस्तु के से बड़ा। यही अगर उत्तल दर्पण में होगा तब वस्तु के किसी भी स्थान के लिए कैसा बनेगा? काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। यही अगर समतल दर्पण में होगा तब, समतल दर्पण में होगा तो काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर पार्श उल्टा। आवर्धित का मतलब बड़ा होता है कि छोटा? आवर्धित मतलब बड़ा, यही ना? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन। अब 1 मिनट रुक जा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ऐसा नहीं पूछा जाता है कि अनंत पर बनेगा तो कहां बनेगा। तुमको अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लैंग्वेज वाले होते हैं। कभी कभी पूछते हैं वक्रता केंद्र से परे रखा हुआ है वस्तु, तब कैसा बनेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, वक्रता केंद्र से परे यहां रखा गया इधर बनेगा, और इधर रखा गया तो इधर बनेगा। नहीं समझा। अगर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तुम देखो 1 2 इधर है तो 1 2 प्रतिबिंब इधर है। अगर 5 6 इधर है तो 5 6 इधर है, 5 इधर है और 6 इधर है। यानी अगर वक्रता केंद्र से इधर परे, परे मतलब बाद, बोलन रे, युवा वक्रता केंद्र से पहले, तो अगर पहले वस्तु होगा तो बाद में प्रतिबिंब बनेगा, और बाद में वस्तु होगा तो पहले। अब सेंटर पे रहेगा तो सेंटर पे, फोकस पे रहेगा तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, और अनंत पर रहेगा तो फोकस पर। क्लियर है। फोकस पर बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होगा, अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा हो, और सेंटर पर बनने वाला प्रतिबिंब समान हो। यही मामला है। बढ़े आगे। देखो कह क्या रहा है, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। एकदम बनता है। देखो वास्तविक और उल्टा। उत्तल में बनता है क्या वास्तविक और उल्टा? अरे यहां देखो ना, काल्पनिक और कैसा बन रहा है, सीधा। और यहां भी देखो कैसा बन रहा है, काल्पनिक और सीधा। तो कहता है उत्तल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। इसलिए सकता है लिया गया है क्योंकि इसमें काल्पनिक और सीधा भी बनता है। अगर आपको कह देगा कि बताइए अवतल दर्पण में केवल काल्पनिक केवल वास्तविक बनता है, यह स्टेटमेंट सही है कि गलत? वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। तो अगर कह देगा उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा केवल काल्पनिक बनता है, सही है। कह देगा समतल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है, सही है। बुझा रहा है। तो इस कहता है जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं, ये बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखे, 6 नंबर केस, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? पीछे। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और आवर्धित। बड़ा को ही आवर्धित कहते हैं और काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। बोलो, लिख लो। पढ़े। बिहार इलेक्ट्रिसिटी वाला सब रिजल्ट देखा? में कौन दिया था? एक को दिया था। हमारा हुआ, हो गया। तो इतना मसवाइल का है? थोड़ा तो खुश होना चाहिए। और किसका हुआ है? हाँ, मौसी का भी हो गया। तो मौसी आती थी ना। रिजल्ट चला, जो पढ़ेगा उसका होबे करेगा। नहीं पढ़ोगे तो बोरा हम जाओ। जगह लेना है वो रिजल्ट लेके चल जाएगा, काम 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 करते रह जाओगे। रिजल्ट लेट से आएगा तो कहेगा धांधली हो रहा है, अनाधुन वीडियो बना देता है। और उससे मिलेगा क्या? जगह लेना है वो लिया, अपना गया नौकरी करेगा। हाँ, सब में होता है। रिजल्ट आएगा कहेगा धांधली हो गया। धांधली हो गया, सरकार को वोट देता है उस टाइम सोच समझ के दो। और जो सिस्टम है चला उसी में तुमको नौकरी लेना है। 3 दिन से बोर्ड को फोन कर रहे हैं कि भाई रिसीव करो, क्या मामला है बताओ एलपी साइको का। कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। जो उठा रहा है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। क्या करेंगे बताओ? हम बोर्ड हैं, हम बोर्ड हैं। वो हमारा कहिए ना जबरदस्ती हम वीडियो को बना दें। जिसका नहीं हुआ उसका क्या, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उठाएगा तब तो हम बताएंगे। फोन ही नहीं उठाता है। आओ चलो नेक्स्ट पे। कहता देखो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा? सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा। सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा। देखो सही बात है। अरे बोलो न रे, सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा। देखो यही बात लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, होता है, और यहाँ क्या लिखा है। दोनों में डिफरेंस क्यों है समझा? यही स्टेटमेंट देता है बच्चाओं के गांव मारता है, जबकि एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण में लिखा है होता है क्योंकि क्यों केस है, इसमें लिखा है
सकता है। इसमें क्या लिखा है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, क्योंकि उसको पता है कि काल्पनिक और सीधा भी बनाता है। बुझा रहा है? एनसीईआरटी है दोस्त, 10 से पन्ना जहर है। जो 10 पन्ना तोरा दिए हैं ना उतने जहर है। आ जाओ इधर। उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। देखो क्या लिखा है। फिर उत्तल लेंस की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो आपको पता होगा उत्तल लेंस में, ये कौन लेंस है? अरे कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। अगर ये ओ है, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1 अनंत, इधर आओगे ये F2, 2F2 अनंत। ध्यान से देखना, सेम कंडीशन है जो अवतल दर्पण में होता है वही उत्तल लेंस में होता है। 6 कंडीशन। अनंत पर वस्तु रहेगा, कहां बनेगा? फोकस पर। अनंत और 2F1 के बीच रहेगा, 2F1 पर रहेगा। 2F1 और F1 के बीच रहेगा, 2F2 और अनंत के बीच। F1 पर रहेगा, कहां बनेगा? ये बताओ, ये सब जो बनेगा, ये तो छोटा, ये बराबर, ये बड़ा, ये सब कैसा? वास्तविक उल्टा। ई जब F1 और O के बीच रहेगा तो इसी और ना बनेगा। ई कैसा बनेगा? काल्पनिक। बोलो हाँ। अवतल दर्पण में कैसा बनता है? सॉरी, अवतल लेंस में किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। अब रुक जा, देखो क्या लिखा है, रुक। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक और उल्टा बना सकता है, क्योंकि काल्पनिक और सीधा बनाए भी बना सकता है। अरे हम कहेंगे कि राम आ सकता है, मतलब दूसरी घटना भी संभव है। राम आएगा, दूसरी घटना संभव नहीं है। तो ये कहेगा कि भैया इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है कि बनेगा, क्योंकि काल्पनिक और सीधा भी बनेगा। जबकि अवतल लेंस में काल्पनिक और सीधा ही बनेगा कि बन सकता है। तो कहता है जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है, ये वाला, कहां बनेगा? यही ना। तो सीधा तथा आभासी, सीधा तथा आवर्धित बनता है, सही है? अरे बोलो। और जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे कौन लेंस कहते हैं? आवर्धक। यही लेंस आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस वह लेंस होता है जो प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। बोलवे नहीं करेगा। आवर्धक लेंस वह लेंस होता है जो प्रतिबिंब को क्या करके दिखाता है? बड़ा करके। बोलो। इसीलिए इसको पठन लेंस भी कहते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब को यह क्या करके दिखाता है? बड़ा। और ये क्या? छोटा। बोलो। बोलो रे। लिखा हुआ है ना? ये पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो लिख लो। एक लाइन खाली हम लिखेंगे, उत्तल लेंस को पठन लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? बड़ा यानी आवर्धित प्रतिबिंब दिखाता है। आवर्धित प्रतिबिंब दिखाता है। लिखे? सर 55 है मेरा, BSPCL होगा। दिए दिया है रिजल्ट, जाके देखो न रे। बताओ न, छोटा सा कमेंट बॉक्स में कुछ से कुछ
वो ओकरा आई लव यू कह रहा है, वो ओकरा आई लव यू। हो गलो पढ़ाई बाबू। हो गया। कितना बढ़िया चला कंटेंट है, ये पढ़ेगा नहीं। कौन फेर में लगल है, हो गया। पढ़े। ऑनलाइन वालों में स्क्रीनशॉट ले लो। बताओ। अब तल लेंस में हम बोले सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा ना। सदैव सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है। श्वेत प्रकाश का कितने रंगों का मिश्रण है? कोई दिक्कत? आपको कहेगा न्यूटन के डिस्क पर कितने रंग थे? न्यूटन के डिस्क पर 7 रंग रंगे थे, और जब उसको उन्होंने घुमाया तो कौन रंग मिला? श्वेत। ये पता है ना? आ जाओ, अगला चैप्टर है जल एक बहुमूल्य संसाधन, है ना? एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा, चला एग्जैक्ट यही मिलेगा, खोल के देख लीजिए। कहता है जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। एक क्वेश्चन आया था कि हमारा शरीर कितने तत्वों से मिला है? 5 तत्व। ये पता है ना? हमारा शरीर, ही पूछा था क्वेश्चन, तो बच्चा हड़बड़ा गया, अरे ये क्या पूछ दिया। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्व। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, वाष्प। सही है। अब यहीं पर हम आपको बताए थे बार बार कि संघनन की जो क्रिया है, ये वाष्प से द्रव है कि गैस से द्रव है? वाष्प द्रव में बदलता है, गैस द्रव में नहीं बदलता है, याद रखिएगा। आई जल की तीनों अवस्था अपना अवस्था नहीं बदलती है, कौन बिंदु पर? अवस्था नहीं बदलता। बर्फ है तो बर्फे रहेगा। कितना डिग्री पर? अरे कितना डिग्री पर? 0.16 डिग्री सी, या कहीं कहीं 0 डिग्री सी भी लिखता है। इसको जल का कौन बिंदु कहते हैं? इसको जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। इस तापमान पर आप बर्फ, पानी और वाष्प तीनों रख दीजिएगा, कोई अपनी अवस्था नहीं बदलेगा। अवस्था बदलता कि नहीं बदलता? नहीं बदलता। बताओ तो, एक ऑनलाइन वाले बच्चों, आप कमेंट्स कीजिए, परम शून्य ताप किसको कहते हैं? रुक जा, हम ऑप्शन दे रहे हैं। बताओ जल्दी। पीडीएफ मिल जाएगा भाई। बताओ आंसर। परम शून्य ताप किसको कहते हैं? 0 केल्विन को या 0 डिग्री सी को? 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। अत्रिक बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सी है, दोनों अलग अलग। अब याद ना रहे तो ऐसे याद रखो। ताप का सही मात्रा क्या है? केल्विन। ताप का सही मात्रा केल्विन। तो परम शून्य ताप हो जाएगा केल्विन। बोलवे नहीं करें, 0 केल्विन ना। और जल का त्रिक बिंदु कितना? 0 डिग्री सी। जल का त्रिक बिंदु 0 डिग्री सी। हो गया। दोनों को अलग अलग लिख लो, पूछता है। पढ़ें। दोनों एकदम ध्यान से रखना, ये 0 केल्विन है और ये 0 डिग्री सी है। जल का त्रिक बिंदु कितना डिग्री सी? 0 डिग्री सी। आप परम शून्य ताप कितना केल्विन? 0 केल्विन। पढ़ें। आप बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, ये तो रन लगता है चला। तो हमारा पते है, 13 साल से हम यही कुकर्म कर रहे हैं। अभी तो अभी एलपी का रिजल्ट आ गया, अब बिहार इलेक्ट्रिसिटी का भी आ गया। गिनना शुरू करो अगले 2 साल तक, भोर दोपहर सांझ, उतना सिलेक्शन देंगे जितना हमको लगता है सब चैनल मिला के 5 से गुना करके नहीं पूरे। अभी तक 2 से गुना कर रहे थे, कितना से? 5 से गुना कर लेना सब चैनल मिला के। ये बोलता था ना ट्रेड में पास नहीं हुआ,
ट्रेड में पास हो गया, पहले तो पीटी निकला तो कहा पीटी नहीं हुआ है, मेंस होगा तब बुझेंगे। मेंस हो गया, कहते हैं साइको होगा तब बुझेंगे। अब साइको भी हो गया, अब कह रहा है फाइनल होगा तब बुझेंगे। फिर कहेगा सैलरी आएगा तब बुझेंगे। फिर कहेगा नहीं बढ़ेगा, 8वां पे होगा तब। अभी तो रखी दे रहा है, 50,000 दे रहा है। अरे चुट्टा चोरों, पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा तुम कहोगे कि सर जब सिलेक्शन दुए गो टीचर पूरा पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र में मात्र 2 गो टीचर पढ़ाया, पीटर हम अकेले पढ़ाए। पीटर पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई लल्ला नहीं पढ़ाया, सब भाग गया फील्ड छोड़ के। इलेक्ट्रीशियन में 2 से 3 गो टीचर थे, रेगुलर 2 से 3 गो टीचर था जो रेगुलर यूट्यूब पे पढ़ा रहा था। पीटर तो साफे फील्ड छोड़ के भाग गया, डीजल तीजल के तो कोई बैचे नहीं दिया, केकरो मास्टरे नहीं मिला। लेकिन अब जब सिलेक्शन की बारी आएगी वह आदमी डालेगा पोस्ट। हम लोग का चला 175 में 115 नंबर का सिलेबस मेरा था मेंस में, लेकिन अब जो जीएस पढ़ा रहा है वो पोस्ट डालेगा कि हमारा सिलेक्शन है। साला जीएस उसमें था भी नहीं, पीटी में था ना 10 नंबर के। हम पोस्ट डालेंगे तो हम ये आप ही का था, तो अपने हो गया। जब अपने तू पास होता है तो अपने फेलो हो। अरे जब अपने तो जब डालेंगे कि ये मेरा सिलेक्टेड स्टूडेंट है तो हम आप किए हैं, अपने हुआ। आप फेल होगा तो खाली हमार नाम, छोटा सब कहेंगा। पास हुआ तो हमार ना है, तब अपने। आप फेल हुआ था, हम आइए होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। छोटा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम गेम मत करो। ये पढ़ेगा होगा, रिजल्ट हो गया, वो बच्चा ज्वाइन कर रहा है, टेक्नीशियन वाला सब सैलरी आ गया पहला महीना का। अब यहाँ बैठ के रिजल्ट सही है कि गलत है वो देख खोजते रहो। अब यू आता है कहता टेक्नीशियन बहुत धांधली हुआ, हम बोले हाँ सही है कह रहा है। धांधली वाले बोर्ड को जाके घेरो ना। बुलाए थे साइको में, क्या आओ प्रोटेस्ट करते हैं। कई को बच्चा पहुंचा था पता है? 80 को, जबकि डेट हम अनाउंस किए थे 1.5 लाख व्यूज था उसका। 80 को बच्चा आया था, पानी पड़ रहा था, अकेले वहां खड़े थे, 2 3 गो टीचर, 80 को बच्चा। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है। देखो ये अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, जमीन को जो है ना रिचार्ज करने का काम। पानी को जमा किया वर्षा के जल को और उसको डाल दिया कहां? जमीन के नीचे। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा वाटर लॉस कहां से होता है? सबसे ज्यादा वाटर लॉस होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। किससे? देखो जल से जो तुमको क्वेश्चन मिलेगा, जल क्षति सबसे अधिक कहां से? कहां से रे? अब बताओ जल प्रदूषण का पता किस किस गैस से लगता है? निर्भर करता किस पर? अरे जल प्रदूषण किस पर निर्भर करता? ऑक्सीजन पर। रुक जा, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जल प्रदूषित है कि नहीं है? अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो प्रदूषित नहीं है। समझ में आया? और इसके लिए हम लोग करते हैं बीओडी टेस्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। इस बार जल के बारे में पूछा था, एच और ओ का अनुपात 2:16, 1:8। इस बार ई था ऑप्शन में। H2O होता है ना, ये 2 और ई कितना 16, तो H2O होता है तो 2 आई, इसका 1 दूना 2 आई 16 ऑप्शन में ही था। लड़का ही खोज रहा था, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन में था, मार दिया। इसी का ना दूसरा रूप है रे, दुए कान दुआ दू अठी 16। देखेगा कोई किसी को टकराया ये क्वेश्चन? पढ़ेगा तब नहीं टकराएगा।
क्या टकराया है क्वेश्चन? एग्जाम में नहीं दिया? अरे पगला सब, लिख जल्दी। हो गया? कौन टेस्ट करते हैं? बीओडी टेस्ट। और इससे किसके डिमांड का पता चलता है? ऑक्सीजन के डिमांड का। यौगिक है कि मिश्रण? यौगिक है। पढ़े? जल्दी। जल एक यौगिक है। इसका अनुपात होता है 2:16 या 1:8। 0.4 से नहीं हुआ। अभी हुआ है, चलवा 0.1 से होकर हो गया। तनी सा इधर उधर होता ना, ऐसा भीतरामपुर जाता। इतने बड़का है ये हमको लगता है मुश्किल से 3-3.25 फीट होगा। हो गया? यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की क्या है? कमी है। उपयोग योग्य जल हमारे लिए कम है। कहते हैं उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। ये सब जल की कमी का कारण है। और जल की कमी का जो सबसे बड़ा कारण, जगह एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है आगे लिखा हुआ होगा, वो ये है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। बताओ, कहते हैं हमें पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल यानी पृथ्वी जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि से जल के पुनः पूर्ति को क्या करना चाहिए? बढ़ावा। वही चूंकि नोएडा वगैरह में, दिल्ली वगैरह में बहुत ज्यादा बिल्डिंग बन रहा था, तो जो जल आ रहा था वर्षा का, उसको लेके जमीन के अंदर चार्ज कर दिया जाता था। समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययिता से करे, मतलब जितना उसको चाहिए उतना उसको मिलना चाहिए, मितव्ययी हो। यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। आज वन हमारी जीवन रेखा, इसमें कहता है वन से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? वन विभिन्न उत्पाद जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वन क्या है? विभिन्न पादप और जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक क्या है? तंत्र है। आपको कहेगा वन किसका किसका तंत्र है, तो कहेंगे वन जो है विभिन्न पादप जंतु सूक्ष्म जीव से मिलकर बना एक क्या है? तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। साक, साक मतलब झाड़ी ही हुआ, साक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत होती है, ऊपर की। झाड़ी नीचे में होता है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वन में जैसे एक पौधा दूसरे पौधे पर, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? बड़े पौधे से फिर छोटे पौधे जन्म लेते हैं। फिर कहता है वनों में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होते रहती है। वन मृदा यही पूछता है। अभी हम गांव गए थे तो कोसी नदी का बाढ़ आया था 2008 में, तो सब लोग बोल रहा था कि अगर बांस का गाछी उस साइड साइड नहीं होता तो हम लोग का गांव बह जाता। और जैसे ये हम लोगों का गांव है और यहाँ से कोसी नदी आ रही थी और ऐसे मुड़ के बही, क्योंकि वहां जिसका जमीन था उन लोगों ने बांस के पेड़ लगा दिए थे। अभी क्योंकि 6.5 लाख क्यूसेक पानी हो गया है, तो 6.5 लाख क्यूसेक पानी हो गया, सब डर रहा था। सबने बोला कि देखिए ऐसा है कि यहाँ हम लोग इसलिए बच गए क्योंकि यहाँ बांस का पेड़ है। बांस के पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत होती है, तो जो भी पानी आ रहा था उसको इधर से बह जाता तो पूरा गांव खत्म, तो पानी इधर से डाइवर्ट होके बहा। और यही क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछा? कभी कभी देखना चला 2-4 को अटपटा क्वेश्चन पूछता है।
ये जो 0.4 से नहीं हुआ, 0.2 से नहीं हुआ, वो अटपटे क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। कहते हैं वन मृदा को अपर्दन से क्या करता है, बचाता है। अपर्दन मतलब नष्ट होना, अपर्दन मतलब क्या, नष्ट होना। तो वन जो है मृदा को अपर्दन यानी नष्ट होने से बचाता है। इससे बाढ़ का खतरा भी कम होता है, बाढ़ का ना खतरा कम होता है। और दूसरा जो तुम्हारा वो अच्छी वाली मिट्टी होती है उसका बहना भी क्या होता है, कम होता है। कहते हैं मृदा, मृदा मृदा मतलब मिट्टी, वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में क्या होता है, सहायक। हर मिट्टी में हर वन नहीं हो सकते। आप सोचोगे यहां पर हम सेब उगा लेंगे तो हो पाएगा क्या? हर मिट्टी के अलग अलग वन होते हैं। वन 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 वनीय वन क्षेत्र में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। मतलब वन क्षेत्र में जो है उसको ऐसा नहीं कि दुकान से जाके चावल लाना है, सब कुछ ओकरा वने में मिल जाता है। जो भी चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, सब उसको मिल जाता है, उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वन इन समुदायों का जीवन का आधार प्रदान करता है। और वन जलवायु, जलचक्र, वायु की गुणवत्ता को नियमित करने में क्या करता है, मदद करता है। अपशिष्ट जल की कहानी ये चला अभी क्वेश्चन। अभी जो तुम देखो गंगा नदी में जितना भी पानी गिर रहा है सबको शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करके और तब जो है उसको गंगा नदी में डाला जाता है। तो उसको कहते हैं हम लोग अपशिष्ट जल की कहानी, कि अपशिष्ट जल को हम लोग कैसे शुद्ध कर सकते हैं। कहता है प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अपशिष्ट को हटाकर हम जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। मतलब ये जो घर में, उद्योग में, कृषि में, कृषि कार्य में, खेतों में, अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जाने वाला जल अपशिष्ट जल, जल अपशिष्ट जल को जनित करता है, अपशिष्ट जल पैदा करता है। यह वहित मल भी कहलाता है। यह वहने वाला क्या कहलाता है, मल। जो अपशिष्ट जल है उसको हम लोग वहित मल कहते हैं। वहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा को का क्या करता है, प्रदूषण करता है। जल का भी करता है और मृदा का भी। आपको कहेगा अपशिष्ट जल कैसे, जल का आप कहेगा अपशिष्ट जल है तो जल प्रदूषित होगा, नहीं। वो पानी अगर किसी भी मृदा के ऊपर चला जाएगा तो वो पूरा का पूरा मृदा जो है बंजर हो जाएगा। क्योंकि अपशिष्ट जल जो होता है उसमें किसी भी चीज का परसेंटेज फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कि क्षार ज्यादा होगा तो सारा का सारा भूमि बंजर हो जाएगा, हो सकता है एसिड ज्यादा होगा तो सारा का सारा भूमि क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। इसलिए अपशिष्ट जल से तुम जो चाहोगे कि नाला का पानी हम खेत में खोल देंगे, अब मेरा खेत जो है वो एकदम ह्यूमस सड़े गले पदार्थों से उर्वरशील हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। आप उस पानी में जिसकी अगर किसी एक भी चीज की मात्रा ज्यादा हुई तो आपका खेत बंजर हो सकता है। इसलिए कभी भी नाले के पानी को अपने खेत में छोड़ें कि ना छोड़ें, छोड़ें, नहीं छोड़ें। कभी भी नाले के पानी को अपने प्यारे प्यारे खेतों में ना छोड़ें, जब भी छोड़ें शुद्ध जल छोड़ें। क्योंकि तुम ही सोच के देखो ना, कोई एक अपशिष्ट अगर उसमें मात्रा उसकी बहुत ज्यादा हो गई तो जमीन को क्या कर देगा, क्या कर देगा, बंजर कर देगा। तो कहते हैं वहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा को क्या करता है, प्रदूषित करता है। अपशिष्ट जल को वहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। अभी देखो यही किया गया है। क्या किया गया है, गंगा के बगल अगल में तुम जाओगे तो जहां जहां नाला आ रहा है ना वहां एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बैठा दिया गया है जो अलग अलग कचरों को अलग भी करता है और वाटर को प्यूरिफाई भी करके तब उसको कहाँ डालता है, कहाँ डालता है, गंगा में। गंगा में सबसे ज्यादा जो जीवाणु जनित जीवाणु है वो है कॉलीफॉर्म जीवाणु। कौन जीवाणु, ये पूछता भी है क्या है कॉलीफॉर्म जीवाणु, अधजले लाशों से की छोटी आंत में कॉलीफॉर्म जीवाणु होता है। और इसलिए गंगा में तो खाली वही हो ही रहा है। गंगा में तुम अभी जाओ किसी को जलाने, लकड़ी खरीदो, आग लगाओ, आग लगाने के बाद तुम देखोगे छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हड्डियां हैं, वो जल्दी जलती नहीं है। तो लोगों को तो आजकल बहुत हड़बड़ी है, "ए, हुआ हो, हुआ हो, चलो, हुआ था, हुआ ना था"। हमको लगता है पूरा लाश जलते जलते वहां 4 5 आदमी बचता है। हम तो गए हैं कई गो लाश को जलाने, वहां जाओगे ना तो शुरू शुरू में लोग जाएगा, पहले जो मेन आदमी है जिसको ये दिखाना है कि हम आए हैं ओकरा कहेगा "ए, देखिए बड़ी गलत हुआ, बड़ा बढ़िया आदमी थे", ये सब बात कहेगा। चुपचाप धीरे 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 धीरे
एक लाश हम लोग गए जलाने गए तो लगभग 6 बजे शाम में पहुंचवे किए। आग लगाया, तो 7:30 8 बज गया। 8 बजा तो हम लोग गए थे लगभग 250 आदमी। और जैसे चला 8:30 बजा, हम लोग 6 आदमी बच गए। और बेचारे हमारे बहुत करीबी मित्र थे। उसकी उम्र भी 27 28 साल थी। मिस हैपनिंग हो गया था, हमको वहां से गले न जाए और डरो लगे। मामला तो गंभीर है ना है। यहाँ तुम खड़े रहोगे, यहाँ चल जाओ गुलबी घाट, वहां जल रहा है, वहां जल रहा है, वहां जल रहा है, वहां लाया है, वहां लाया। मतलब सामने में तोरा 150 चिता दिखाई देगा। फक 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 आग लगाता है। कोई इतने बड़का बच्चा है, कोई बुढ़वा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो थोड़ा थोड़ा तो मामला गड़बड़ाइए रहा था। लास्ट में हम लोग 3 आदमी बचे। एगो हुआ उसके मामा जी, एगो हम, कोई नहीं बचा। कोई बोल के भी नहीं गया कि हम जा रहे हैं। जब 3 आदमी बचा था, हम तो उसका बेटा को भी देखे बहुत हड़बड़ा गया। हम ले जी थोड़ा सा जलने दो, क्योंकि जाओगे तो खट से पानी डाल देगा। जल जाएगा तो वो आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगा। जैसे तुम वहां से ऐसे पलटा, पानी रख ले है, खट्टाक डालेगा, वो कोयला लाया, पूरा मुसल्ला पूरा तंदूर चल रहा है। वो जो बच गया मटेरियल, उसको खट से जो है वो बांस लिया, मारा, गंगा कहेगा जय गंगे मैया। अब गंगा को दे क्या रहा है? कॉलिफॉर्म जीवाणु। ये तो हम जानते हैं, तुम जान गए, बाकी लोग थोड़े जानता है। वो तो कहता है जय गंगे मैया। कॉलिफॉर्म जीवाणु सबसे ज्यादा गंगा में है। इसलिए जब भी आपको जाना हो तो गंगा स्नान करने जब आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए मुंह में लेके इसे पीने का नहीं। अभी मेरे वो चाची जो है चली गई कुंभ नहाने, और उसको पता नहीं कौन बोल दिया, 3 4 लोटा पानी पी ली। अब ऐसा शुद्ध हुआ कि बेचारी हॉस्पिटलाइज रही 1 सप्ताह तक। क्योंकि उसमें आपको कहेगा बताओ गंगा के जल में कौन सी, मजाक में नहीं कर रहे थे, हम पढ़ा ही रहे थे थोड़ा। गंगा जल में कौन जीवाणु, कौन जीवाणु? कॉलीफॉर्म जीवाणु। और ये कहां से मिलता है? अधजले लाश। पहली बार हम अपने हाथ से लाश लिखे के छोटी आंत में होता है। लिखा? लिखे हो? एक कैरियोलिस फोर्स अलग है, इक्वालिफॉर्म है ना। एक हम पढ़ाए थे कैरियोलिस बल, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। कैरियोलिस बल वह बल है जिसके कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। ये पता है कि नहीं पता है? कैरियोलिस बल। मजा आएगा। चला 9th 8th 9th 10th में, सबसे ज्यादा 9th 10th में पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन। कौन बल? कैरियोलिस बल। फिर क्रायोजेनिक अलग है। क्रायोजेनिक जानता है ना? रॉकेट में यूज करते हैं, निम्न तापीय इंजन। जल प्रदूषित है कि नहीं है किससे पता चलेगा? ऑक्सीजन से। अब वो टेस्ट क्या है? बीओडी टेस्ट। एक होता है बीएमडी टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोलो रे। वाह। गंगा नदी को पवित्र तब क्यों माना जाता है? पवित्र तो वही है, हम लोग उसको अपवित्र कर दिए। अपशिष्ट जल को वहित मल उपचार संयंत्र में क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है। अब कहता है उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। किसी निश्चित 100% प्योर नहीं करता, जाके वो पानी पीने लेना है। लेकिन वो करता क्या है? प्लास्टिक का कचरा जो ना घुलने मिलने वाला, उस सब कचरा को क्या करता है? छान लेता है और बाकी पानी को गंगा में प्रवाहित कर देता है।
मुक्त कर देता है, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का क्या हो सके, निपटान हो सके। क्या हो सके दोस्त मेरे, निपटान हो सके। एक चीज और दोस्त मेरे पूछता है, याद रखना कि हम लोग जो जलीय जीव है वो सांस तेजी से क्यों लेता है, ऑक्सीजन में, जल में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी, क्या होती है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जल के बारे में, कि जल जो है ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा, क्या देगा, लवण प्लस कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या दे देगा, लवण प्लस हाइड्रोजन। लिख लो। क्या बोला, हाँ जी, अम्ल धातु से करेगा, अम्ल धातु से करेगा तब भी लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन ये कंडीशनल है। क्या है दोस्त मेरे, कंडीशनल है। ये को लिख लो, बीएमडी टेस्ट, इसको कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ये टूटे हड्डियों के घनत्व का पता लगाता है, टूटे हड्डी के घनत्व का पता लगाता है। बीएमडी और बीओडी अलग अलग है, याद रखिएगा। लिखें, यही बीओडी टेस्ट क्या है, जल प्रदूषण को बताता है। अब बीएमडी टेस्ट क्या है, ये देखो एक्सरे क्या है, फिर एक्सरे में आओगे, एक्स किरण जो है टेस्ट है, ये टूटे हड्डी का पता चलता है, ध्यान से देख लो, टूटे हड्डी का पता चल रहा। रुक 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 रुक, कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट में कितना टूटा है ये पता चलता है, बोलन रे। एक्सरे में खाली ये पता चलता है कि हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है, नहीं समझा। कितना टूटा है ये किससे पता चलेगा, बीएमडी टेस्ट से। और टूटा है कि नहीं टूटा है किससे पता चलेगा, एक्सरे से। अब बीओडी फिर क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे पता चलता है कि जल प्रदूषित है या नहीं है, बोलन रे। टूटे हड्डी के घनत्व का पता कौन टेस्ट, बीएमडी। हड्डी टूटा है कि नहीं किससे, किससे, क्लियर है, बोलो। देखें नोट्स बा, क्लास 7 खत्म हो गया ना, एक चैप्टर और बच गया। इसी में एक दो लाइन बच गया क्या, हाँ कोई बात नहीं, इसका पीपीटी भी नहीं है अभी। कल हम लोग क्लास 8 से स्टार्ट करेंगे। एएलपी रिजल्ट को लेकर के बोर्ड चला, कुछ मेरा भी नहीं सुन रहा है ना, हम फोन करके थक गए, अब तो उठाता भी नहीं। आज की कार्रवाई यहीं तक। 7 से 8 दिन लगेगा, पूरा एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, मात्र 10 पन्ना है। कल से क्लास 8 से स्टार्ट करेंगे।